कलर कोडिंग से हम उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जो देखो ये कार्बन रजिस्टर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैंड होते हैं। देखो ये येलो कलर, ये पर्पल कलर, ये रेड, ये देखो ये गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के ये, तो देखो ऐसे इसमें बैंड होते ही है। तो देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ से देखो डिफरेंट नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं इसमें। मतलब तो देखो आप अगर पहले देखते हो 4 बैंड वाला, यानी उसमें 4 बैंड होंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 और 4 बैंड। ठीक है, यानी ये वाला देखो इसमें 4 बैंड है ना, एक है ये, 2 3 और 4 बैंड है। तो ये फर्स्ट आपका कौन सा है, देखो 4 बैंड वाला। क्लियर है। तो देखो इसमें जो इसका फर्स्ट बैंड जो होता है ना, ये आपको देता है 10th डिजिट। तो 10th डिजिट। और जो आपका ये सेकंड बैंड होता है, ये आपको देता है यूनिट डिजिट। ये मैं जब एग्जांपल करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10th और ये यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। और जो थर्ड है, ये आपका देता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ठीक है। और जो फोर्थ बैंड है ना, ये आपको देता है टॉलरेंस, यानी आपका जो रेजिस्टेंस है कार्बन रजिस्टर, उसकी टॉलरेंस कितनी है। ठीक है, ये आपका हो गया 4 बैंड का एग्जांपल। देखो इसमें फिफ्थ बैंड वाला भी आता है। देखो इसमें आपके हो जाएंगे टोटल 5 बैंड। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है ना, सेम कलर के भी हो सकते हैं। तो देखो इसमें 5th बैंड हो गए। तो इसका ये जो फर्स्ट है ना, ये होता है आपका 1000, सॉरी 100। 100, ठीक है। बाकी वाले जो है ये सेम रहते हैं, यानी ये वाला 10th हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा यूनिट, और ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। और जिसका ये जो 5th बैंड है, ये आपका शो करेगा टॉलरेंस कितनी है। ये आपका हो गया 5th बैंड। क्लियर है। अब देखो एक होता है 6th बैंड, यानी उसमें 6 बैंड होंगे अलग 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 कलर के। देखो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और 4 बैंड। ठीक है, और यहाँ पे साइड में 2 बैंड होते हैं और। क्लियर है। तो देखो ये जो 4 बैंड है, ये तो सेम जैसे आपके 5th बैंड में होते हैं वही होते हैं, और यहाँ पे चेंज हो जाता है। यानी देखो इसका जो ये फर्स्ट बैंड है, ये तो आपका टॉलरेंस देगा, टॉलरेंस। ठीक है। और जो 6 नंबर वाला जो बैंड है ना, ये आपको देता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी अल्फा। ठीक है। सो ये जो 6 बैंड वाला है ना, या इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि जो 6 बैंड कार्बन रजिस्टर होता है, उसमें जो 6 नंबर वाला जो बैंड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। सो वो आपका रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 बैंड आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो अब देखते हैं ये जो कलर्स है, इन कलर्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो अगर ब्लैक कलर होता है तो उसमें डिजिट होगी उसकी 0। ऐसे सीक्वेंस वाइज देखो सारी डिजिट दे रखी है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं। ठीक है। मल्टीप्लायर में भी अगर देखो कोई कलर है तो मल्टीप्लायर क्या होगा वो दे रखा है, और गोल्ड की टॉलरेंस बता रखी है। गोल्ड की टॉलरेंस बता रखी है, सिल्वर की टॉलरेंस बता रखी है, और अगर कोई कलर ना दे रखा हो तो उसकी टॉलरेंस क्या लेंगे। ठीक है। तो देखो अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये याद कैसे रखना है। देखो सिंपल एक सेंटेंस याद रखना है आपको। देखो बी बी रॉय। ठीक है, ये जैसे किसी का नाम है, कोई आदमी है, उसका नाम है बी बी रॉय। ठीक है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। सो देखो बी बी रॉय नाम का एक आदमी है जो है ग्रेट ब्रिटेन का, उसकी एक बहुत अच्छी वाइफ है। ठीक है, सिंपल इस सेंटेंस का मतलब है। तो देखो इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स है ना, जैसे देखो बी बी, ठीक है, आर ओ वाई जी, बी बी जी और डब्ल्यू। तो देखो फर्स्ट बी का मतलब ब्लैक, सेकंड ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड डब्ल्यू मतलब व्हाइट। ठीक है, तो देखो ऐसे याद हो जाएगा सिंपल। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपल आपको बस कुछ नहीं करना, ये सेंटेंस याद रखना है। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस याद हो जाएगा तो आपको पूरा डिजिट भी याद हो जाएगा, सबका मल्टीप्लायर याद हो जाएंगे।
ठीक है। तो देखो इसको अब यूज कैसे करते हैं, देखो ये मैंने पहले वाला एग्जांपल ले लिया। अब देखो इसमें देखो फर्स्ट बैंड देखो क्या है आपका, येलो कलर है। तो देखो येलो कलर का देखो पहले क्या है, डिजिट क्या है आपकी 4, क्लियर है। देखो सबसे पहले आप देखोगे 4, क्लियर है। फिर देखो क्या है पर्पल, बेसिकली मतलब ब्लू टाइप में है, ठीक है ब्लू कलर। तो देखो इसमें ये रहा आपका ब्लू कलर, क्लियर है। तो देखो ब्लू कलर का क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 46, ठीक है। अब देखो देखो थर्ड ये वाला जो रेड, रेड का क्या होता है देखो, रेड का अब देखो मैंने बताया था फर्स्ट आपकी कौन सी डिजिट थी 10, क्लियर। सेकंड आपकी डिजिट कौन सी थी यूनिट, ठीक है। अब थर्ड डिजिट की क्या थी आपकी, यानी जो थर्ड बैंड पे जो कलर होगा ना वो आपको क्या देगा मल्टीप्लायर। तो देखो 46 तो लिख लिया, अब मल्टीप्लाई। अब देखो रेड कलर में मल्टीप्लायर कितना होता है आपका 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है गोल्ड कलर की लगी हुई है ना, तो देखो गोल्ड में आपकी टॉलरेंस कितनी होती है +-4%। तो देखो ये क्या हो जाएगी +-5%, ये भी +-5%, क्लियर है। तो ये आपको क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर कार्बन रजिस्टर का, ठीक है क्लियर है। सो अगर देखो इसमें अगर आपको अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ ले तो आप क्या करना 46 इंटू 10 की पावर 2 प्लस इसकी जो भी 5% वैल्यू है वो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर मिनिमम पूछेगा तो आप क्या करोगे 46 इंटू 10 की पावर 2 माइनस कर देना 5%, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ना इसका 5% निकालना और इसमें ऐड कर लेना, और मिनिमम के केस में इस पूरी वैल्यू के 5% निकालना और उसमें से माइनस कर देना, तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा और मिनिमम रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा, सिंपल है। और एक और नोट लगा के आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये इस नोट से बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जो आपका ओम्स लॉ है ना, यानी V इक्वल्स टू आई आर नॉट एप्लीकेबल। बेसिकली जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ना उसमें आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखो ये तो आपका होता है फर्स्ट सिस्टम, आपके कार्बन रजिस्टर में भी 2 सिस्टम होते हैं, ये आपका फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है। देखो दूसरा सिस्टम देखो कैसा होता है, बेसिकली ऐसे एक बॉडी दे रखी होती है, ये आपकी होती है बॉडी, बॉडी ये आपको देती है 10th डिजिट। सो 10th डिजिट बताया था ना स्टार्ट में, वो क्लियर है। अब देखो इसमें यहाँ पे एंड होते हैं दोनों साइड में, और ये आपको किसी पर्टिकुलर कलर के दे रखे होंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कलर के ये एंड्स दे देंगे दोनों साइड में होंगे, ठीक है। तो ये आपके होते हैं एंड, सो एंड आपको देते हैं 10th डिजिट हो गया। अब बचा यूनिट, तो ये देगा आपको यूनिट डिजिट, क्लियर है। और देखो यहाँ पे एक होता है डॉट, एक ऐसा सिंपल एक ऐसा डॉट होता है, ठीक है। और ये डॉट होता है ना, इस डॉट का बेसिकली जो भी कलर होगा ना वो आपको देगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, क्लियर है। और यहाँ पे एक होती है रिंग, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये आपको देता है टॉलरेंस, ठीक है। अब देखो ये गोल्ड कलर की होगी अगर रिंग तो आप +-5% ले लोगे, ठीक है। और अगर ये सिल्वर कलर की दे रही तो ये हो जाएगा +-10%, ठीक है। और अगर कोई कलर नहीं दे रखा या फिर ऐसा कोई रिंग ही नहीं दे रखी तो उसका मतलब आपकी टॉलरेंस हो जाएगी +-20%, क्लियर है। अब देखो इसको मैं इस वाले को एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपका सेकंड सिस्टम है, ठीक है ना। कार्बन रजिस्टर में भी 2 सिस्टम होते हैं, फर्स्ट वाला तो आपको पूछा जाता है, अगर कभी कभार सेकंड सिस्टम पूछ ले तो ये देखो इस तरह होता है। तो देखो इसमें आपको एक बॉडी दे रखेगी, बॉडी दे रखी होगी ऐसे, ठीक है। बॉडी का कोई भी कलर दे देगा वो, सपोज उसने बोल दिया जो बॉडी है आपकी उसका कलर है आपका ब्राउन, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंड दे रखे होंगे, ये आपको एंड दे दिए, ठीक है। और उसने बोला एंड का कलर है आपका रेड, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉट होगा और उसने बोला जो डॉट है उसका आपका कलर है ऑरेंज, और यहाँ पे एक रिंग होगी, क्लियर है। और उसने बोला इस ये रिंग आपके सिल्वर कलर की है, क्लियर है। अब देखो इसका आपको रेजिस्टेंस लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे बॉडी, तो बॉडी का कलर क्या ब्राउन, तो ब्राउन के लिए आपको डिजिट देखो याद होनी चाहिए, वो याद रख लेना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी
गुड वाइफ। तो देखो फर्स्ट क्या है ब्राउन, अब ब्राउन की देखो डिजिट क्या होती है 1, तो यहाँ क्या 1, क्लियर। सेकंड क्या देखेंगे हम, एंड, तो एंड का कलर क्या है रेड, तो रेड की डिजिट होती है 2, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई, अब देखो डॉट आपको क्या देता है मल्टीप्लायर, अब डॉट का कलर क्या ऑरेंज, सो ऑरेंज की केस में आपका मल्टीप्लायर होता है 10⁻3, ठीक है। अब प्लस माइनस, रिंग का कितना है सिल्वर है, तो सिल्वर का टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 20%, ठीक है। अब देखो 10⁻3 आपको क्या होता है किलो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 किलो ओम प्लस माइनस 20% ओम, सॉरी ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस बेसिकली जो आपको दे रखा है, ठीक है। इस कार्बन रजिस्टर का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसको अगर आप कंप्रेस कर दो तो उससे आपके जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से आपको कंडक्टर है, आपने क्या किया इसको कंप्रेस किया, ठीक है, इस साइड से प्रेशर लगाया, इस साइड से प्रेशर लगाया, ठीक है, और ये वायर कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो कंप्रेस होने की वजह से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और वायर और मोटा हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहले जब कंडक्टर था तब इसकी जो लेंथ थी, ठीक है, वो थी आपकी एल, तो आपने इसको जैसे ही कंप्रेस किया तो इसकी लेंथ हो गई कम हो गई ना, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया ये एल डैश, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो था आपका ए, और जब कंप्रेस करने के बाद जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ वो हो गया आपका ए डैश, ठीक है। और आपने कितने टाइम्स इसको कंप्रेस किया है, बेसिकली एन टाइम्स, ठीक है। जैसे स्ट्रेचिंग के केस में आपने एन टाइम्स उसको स्ट्रेच किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप एन टाइम्स इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करने की वजह से इसका एरिया क्या होगा एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। ये आपका है ओल्ड, ये आपका है न्यू, ठीक है। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस आर आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब मैंने स्ट्रेचिंग के केस में आपको बताया था वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, चाहे आप उसको कंप्रेस करो या फिर स्ट्रेच करो, ठीक है। तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक है, वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम रहेगा आपका। तो इस केस में अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो V इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, और इस केस में अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, इस केस में वॉल्यूम हो जाएगा V डैश, हो जाएगा A डैश मल्टीप्लाई L डैश, ठीक है। तो बिकॉज आपका वॉल्यूम दोनों ही क्या है सेम, ठीक है, तो ये क्या होगा A इंटू एल इक्वल्स टू A डैश इंटू एल डैश, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से देखिए A डैश डिवाइडेड बाई A की वैल्यू क्या हो जाएगी A डैश डिवाइडेड बाई A इक्वल्स टू L डैश अपॉन L, ठीक है। ये यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा अगर और अलग तरीके से मैं लिखूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A डिवाइडेड बाई A डैश इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई L डैश, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया इस एक को ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, ठीक है, थोड़ा रिवर्स कर दिया। अब मैंने ऊपर बताया था कि आपका आपने n टाइम्स उसको क्या किया कंप्रेस, ठीक है। उस टाइम उस वजह से आपका क्या हुआ जो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ यानी ए डैश, वो क्या होगा n टाइम्स हो गया पुराने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ से ए डैश अपॉन ए की वैल्यू क्या है n, और a अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या है a अपॉन ए डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन n, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखना, आगे देखते हैं। अब दो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड को मैं फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ, यानी कि क्या करता हूँ R2 डिवाइडेड बाय R1, तो क्या हो जाएगा ये R2 की वैल्यू आ जाएगी रो एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश मल्टीप्लाई 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगी R1, ये बेसिकली सॉरी ये R1 नहीं है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा R डैश आपका, और ये आपका सिंपल R हो जाएगा, ठीक है। तो R डैश की वैल्यू लिख ली, और नीचे क्या जाएगा ये R की वैल्यू क्या है रो एल, और ऊपर एरिया ऊपर चला जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए रो से रो कैंसिल, रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बिकॉज आपका रेजिस्टिविटी आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब वायर तो आपका सेम ही है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है, दोनों केस में। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई ए अपॉन एल, यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, आर डैश डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू एल डैश अपॉन ए डैश और ए अपॉन एल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखते देखिए, एल डैश अपॉन ए डैश, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं देखो एल को एल के साथ ले रहा हूँ और ए अपॉन ए डैश, यहाँ तक ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू, अब ए अपॉन ए डैश, इसकी वैल्यू आपके क्या है, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या आपके 1 अपॉन एन, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, इस वाले रिलेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन मल्टीप्लाई 1 अपॉन एन, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या मिला कि जो नया रेजिस्टेंस जो होगा आर डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो पुराना रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए जितने टाइम आपने कंप्रेस किया उसके स्क्वायर से, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कंप्रेशन और जो स्ट्रेचिंग है दोनों में ही के पास, ठीक है, आपने उसको बहुत मतलब खींच लिया दोनों तरफ से, ठीक है। तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, यानी इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब कंडक्टर को खींचने से उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आपका एक कंडक्टर था, ठीक है, पहले। तो आपने क्या किया, उसको मतलब यहाँ से इस तरफ से पकड़ा और खींचा, ठीक है, और यहाँ से भी खींचा आपने। तो अब कंडक्टर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना। तो लेट्स से आपने ये जो पहले कंडक्टर था ना, इसकी आपकी जो लेंथ थी यानी जो लंबाई थी वो आपकी थी एल, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको खींचा तो इससे इसकी लेंथ क्या बढ़ गई, बढ़ गई। तो वो नई लेंथ जो हो गई वो हो गई आपकी L1, ठीक है। और आपने इसको है ना जो स्ट्रेच किया है ना, वो आपने स्ट्रेच किया n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया आपने इसको, यानी खींच लिया, तब तक ठीक है। अब ये जो पुराना कंडक्टर था, ठीक है, इसका एरिया, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, ठीक है। अब जो जो नया वाला है कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये आपका क्या है, ओल्ड कंडक्टर, और ये आपका क्या है, न्यू, स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है। मतलब ये पहले देखिए स्ट्रेच करने से पहले बहुत मोटा था, बाद में खींचा तो ये पतला हो गया, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो गया, ठीक है। तो देखिए इस ओल्ड के केस में अगर मैं रेजिस्टेंस लिखता हूँ यानी आर, इस केस में क्या क्या होगा, रो एल अपॉन ए, ठीक है। और इस केस में मैं लिख लेता हूँ R2 यानी जो न्यू है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, रो L1 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या है देखिए, अब वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, दोनों ही केस में सेम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ठीक है, इन बोथ केसेस। मतलब पहले जो कंडक्टर था स्ट्रेच करने से पहले और स्ट्रेच करने के बाद, उन दोनों ही केस में आपका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो आप वॉल्यूम को क्या लिखते हो, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया यानी L इंटू बी इंटू एच लिखते हो ना, देखिए ऐसे लिखते हैं आप, L इंटू बी इंटू एच आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करिए, L इंटू एरिया लिख लीजिए, उसके आपको ये ऐसे लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। ये आपका होता है एरिया इंटू लेंथ। अब देखिए ओल्ड के केस में अगर मैं लिखता हूँ तो V1 की वैल्यू क्या होगी, A इंटू एल, ठीक है। और अगर नए के केस में लिखता हूँ यानी वॉल्यूम 2 V2, ठीक है, तो V2 के केस में क्या होगा, A1 इंटू L1, ठीक है। तक अब दोनों ही वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, बिकॉज V1 इक्वल्स टू V2 यानी A इंटू एल इक्वल्स टू A इंटू L1, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय A1 इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये रिलेशन समझ गए आप कहाँ से आया, वॉल्यूम से, ठीक है। अब देखिए
आपने यहाँ पे क्या किया कि ये जो मोटा कंडक्टर था, ठीक है, इसको आपने क्या किया, n टाइम स्ट्रेच किया। तो अब इसमें जो लेंथ में जो फर्क पड़ेगा, एरिया में जो फर्क पड़ेगा, वो भी n टाइम्स फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या होगा, ठीक है, इसको नीचे लिखता हूँ मैं। ये आपका हो जाएगा कि सिंस आप तक की जो L1 लेंथ है, L1 यानी जो नए कंडक्टर की है, वो क्या हो जाएगी, n टाइम्स L, ठीक है। बिकॉज आपने उसकी जो ये नए कंडक्टर है, नए कंडक्टर क्या है, L1, इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, n टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि आपने n टाइम्स उसको स्ट्रेच किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि L1 डिवाइडेड बाय L, इसकी वैल्यू क्या है, n, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते ही अगर ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये रिलेशन आपका बन जाएगा a डिवाइडेड बाय a1 इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L इक्वल्स टू n, ठीक है। और n के आपने जितने टाइम स्ट्रेच किया उस कंडक्टर को, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस, ऊपर मैंने लिखे थे दोनों R1 और R2, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, R2 डिवाइडेड बाय R1 करता हूँ, ठीक है। तो अब R2 की वैल्यू क्या थी, यानी बेसिकली इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो R2 की वैल्यू आपकी क्या थी, रो L R2 की, ठीक है ना, रो L1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू क्या आपकी, रो L डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये क्या जाएगा, रो L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई A अपॉन L, ठीक है। यही आएगा ना, देख लीजिए आप, ठीक है। और ये रो भी है, ये रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये रो से ये रो कैंसिल, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या आया, L1 डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई A अपॉन A1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है आपके, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले रिलेशन में n, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी क्या है, n, ठीक है। तो आपके पास क्या है, R2 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई n, यानी कि n स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए R2 आपका क्या था, नए जो स्ट्रेच करने के बाद जो कंडक्टर अच्छा बना, मतलब उसका रेजिस्टेंस, तो यही तो आपको निकालना है। तो यहाँ से R2 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू R1, ठीक है ना। यानी आपका जो नया रेजिस्टेंस जो होगा ना, वो होगा आपका जितना टाइम, जितना आपने स्ट्रेच किया है उसका स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस पुराने वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेशन का रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कि आप कंडक्टर को कंप्रेस कर